नमस्कार दोस्तों। पहलगाम की बैसारन वैली, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इस टूरिस्ट स्पॉट पर एक खौफनाक आतंकी हमला हुआ जिसे देखकर पूरे देश की रूह कांप गई है। अभी तक की जानकारी के अनुसार इस आतंकी हमले में कम से कम 26 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 17 लोग इंजर्ड हैं और मृतकों में से सभी 26 लोग मेल्स थे। इस हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन पर केवल पैदल या खच्चर पर बैठ के पहुंचा जा सकता है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, जबकि लोकल्स खच्चरों की मदद से इंजर्ड लोगों को वहां से वापस लाए। कम से कम 12 टूरिस्ट को पहलगाम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और डॉक्टर्स ने कहा है कि अब ये 12 लोग स्टेबल कंडीशन में हैं। इस आतंकी हमले में लोगों को उनके रिलीजन के आधार पर टारगेट किया गया। एक विक्टिम मुस्लिम थे, सैयद आदिल हुसैन शाह, जो पहलगाम के ही लोकल थे, वहां खच्चर चलाने का काम करते थे। इनके अलावा एक क्रिश्चियन थे और बाकी 24 लोग जो मारे गए वो सब हिंदू थे, जो अलग अलग जगह से आए हुए टूरिस्ट थे। जैसे कि जयपुर के 32 साल के नीरज उदवानी, जो यूएई में काम करते थे। ये छुट्टियों के लिए घर आए हुए थे, अपनी पत्नी के साथ पहले शिमला में एक शादी अटेंड की और फिर बाद में कश्मीर घूमने गए थे। ऐसे ही एक विक्टिम नेपाल से थे, सुदीप न्यूपड़े। इसके अलावा आईएएफ, आईबी और नेवी के ऑफिसर्स। अरुणाचल से आए हुए इंडियन एयरफोर्स कॉर्पोरल तागे हेलियांग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेक्शन ऑफिसर मनीष रंजन, जो एलटीसी लेकर बिहार से यहाँ घूमने आए थे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। हरियाणा के 26 साल के इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, केवल 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। ये अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने आए थे, एक ऐसा हनीमून जिसके बाद इनकी पत्नी वापस विधवा होकर लौटी। एक वीडियो में इन्हें कहते हुए सुना गया कि अपने पति के साथ भेलपूरी खा रही थी कि तभी एक आदमी आया, उसने कहा कि शायद ये मुस्लिम नहीं है और ये कहते ही उसने तुरंत गोली मार दी। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कुछ ऐसा ही कहा पुणे की एचआर प्रोफेशनल असावरी ने। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने दूर से आतंकियों को फायरिंग करते हुए देखा तो उनका परिवार सुरक्षा के लिए पास के एक टेंट में चला आया, लेकिन आतंकी वहां भी आ गए। उनके फादर को इस्लामिक वर्ड्स रिसाइट करने के लिए कहा और जब वो नहीं कर पाए तो उन्हें सीधा गोली मार दी। मदद के लिए वहां कोई नहीं था, ना पुलिस ना आर्मी। जो लोग उन्हें वहां खच्चर पर लेकर आए थे, उन्होंने असावरी, उनकी माँ और एक फीमेल रिलेटिव को रिटर्न जर्नी में मदद की। तो बहुत सारे घोड़े वालों ने भी मतलब घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंधे पे उनको उठाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। बाद में करीब 20 मिनट बाद इंडियन आर्मी वहां पहुंची और उन्हें रेस्क्यू किया। पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप लश्कर ए तायबा के एक शैडो ग्रुप टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है। टीआरएफ का फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंस फ्रंट। 2 साल पहले जब टीआरएफ ने कश्मीर के पत्रकारों को धमकियां दी थी, तब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसे यूएपीए के अंतर्गत एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया था। इस टेरर ग्रुप के मेंबर शेख सज्जाद गुल को भी यूएपीए के 4थे शेड्यूल के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया गया था। एक इंटेलिजेंस असेसमेंट के मुताबिक ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि लश्कर ए तायबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी भी इसके साजिशकर्ताओं में से एक है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि इनिशियल प्रोब के अनुसार 4 से 6 आतंकी थे जिन्होंने यह हमला किया। आई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स के आधार पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने अटैक करने वाले 3 पाकिस्तानियों के स्केच भी रिलीज कर दिए हैं। एक सरकारी सोर्स ने द हिंदू को बताया कि हमलावरों में से 2 ऐसे कश्मीरी युवाओं के होने का शक है जो 2018 में पाकिस्तान चले गए थे। अनंतनाग का आदिल गुरी और पुलवामा का एहसान। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इन्होंने रिसेंटली पाकिस्तानी आतंकियों के साथ इन्फिल्ट्रेशन की और इनके मूवमेंट के बारे में कुछ इनपुट्स मौजूद थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में राजशेखर झा की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया कि पहले से इनपुट्स थे कि अप्रैल के पहले हफ्ते में आतंकियों ने कुछ होटलों का पूर्व परीक्षण किया था, इसलिए कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गया। इससे दोस्तों पुलवामा हमले की याद आती है। जून 2019 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया था कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। बाद में फ्रंटलाइन की एक इन्वेस्टिगेशन ने भी ये रिवील किया था कि 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। ये बता रहे थे कि कोई किसास हमला हो सकता है, यानी बदला लेने के लिए स्ट्राइक हो सकती है। पुलवामा हमले के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मुदासिर अहमद खान को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड पाया गया। उससे रिलेटेड भी 2 इंटेलिजेंस इनपुट्स पहले से ही मौजूद थे। 24 जनवरी 2019 के इंटेलिजेंस इनपुट में बताया गया था कि कुछ आतंकियों ने मुदासिर अहमद खान को रिपोर्ट किया आने वाले दिनों में एक फिदायीन हमला करने के लिए। ये ग्रुप शाहिद बाबा ग्रुप के साथ कांटेक्ट में है। ये वही ग्रुप था जिसका मेंबर था पुलवामा हमले का बॉम्बर आदिल अहमद दार। 25 जनवरी के दिन का जो इंटेलिजेंस इनपुट था उसमें मुदासिर अहमद खान की लोकेशन की जानकारी थी। बोल्ड लेटर्स में यह बताया गया था कि 4 फॉरेन मर्सिनरीज के साथ मुदासिर खान को स्पॉट किया गया है
मिधुरा और लाम त्राल विलेजेस में। इस इनपुट में भी कहा गया था कि एक अटैक की प्लानिंग चल रही है जो अवंतीपोरा या पंपोर में किया जा सकता है। ये इलाके पुलवामा से केवल 16-17 किलोमीटर दूर हैं। इमेजिन करो दोस्तों, पुलवामा हमले से पहले भी मुदासिर एक नॉन आतंकवादी था जो 2017 में सीआरपीएफ कैंप पर हुए अटैक के कनेक्शन में वांटेड था। 12 फरवरी के एक इनपुट को तो मार्क किया गया था टॉप सीक्रेट, मैटर मोस्ट अर्जेंट। इसमें एक ट्विटर हैंडल शाह GET 313 के बारे में जानकारी थी कि इसे पाकिस्तान के जैश मोहम्मद हैंडलर्स चला रहे हैं। इसने हिंट दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के रूट पर IED ब्लास्ट कैरी आउट किया जा सकता है। साथ में एक वीडियो भी था जिसमें IED ब्लास्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। 13 फरवरी के इंटेलिजेंस इनपुट में भी ऐसी ही एक फाइनल वार्निंग थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों 2500 से ज्यादा जवानों को एयरलिफ्ट नहीं करवाया गया। इकट्ठे ही एक ही कॉन्वॉय में भेज दिया गया और सीआरपीएफ के फॉर्मर IG ने बाद में इसे लेकर ऐतराज भी जताया था। 2547 को भेजना और 78 व्हीकल्स एक कॉन्वॉय में लगाना, वो मुझे लगता है टेक्निकली ठीक नहीं। सोच कर देखो दोस्तों, इतने डिटेल इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद भी पुलवामा हमला हो गया। कैसे हुआ? सवाल ये उठता है। मुझे तो पता नहीं, क्या आपको पता है? अगर मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, तो किससे पूछना चाहिए कि चूक कहाँ हुई? मुझे जवाब दीजिए। अभी तक की जानकारी के अनुसार इस आतंकी हमले में कम से कम 26 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 17 लोग इंजर्ड हैं और मृतकों में से सभी 26 लोग मेल्स थे। इस हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन पर केवल पैदल या खच्चर पर बैठ के पहुंचा जा सकता है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, जबकि लोकल्स खच्चरों की मदद से इंजर्ड लोगों को वहां से वापस लाए। कम से कम 12 टूरिस्ट को पहलगाम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और डॉक्टर्स ने कहा है कि अब ये 12 लोग स्टेबल कंडीशन में हैं। इस आतंकी हमले में लोगों को उनके रिलीजन के आधार पर टारगेट किया गया। एक विक्टिम मुस्लिम थे, सैयद आदिल हुसैन शाह, जो पहलगाम के ही लोकल थे, वहां खच्चर चलाने का काम करते थे। इनके अलावा एक क्रिश्चियन थे और बाकी 24 लोग जो मारे गए वो सब हिंदू थे, जो अलग अलग जगह से आए हुए टूरिस्ट थे। जैसे कि जयपुर के 32 साल के नीरज उदवानी, जो UAE में काम करते थे। ये छुट्टियों के लिए घर आए हुए थे अपनी पत्नी के साथ। पहले शिमला में एक शादी अटेंड की और फिर बाद में कश्मीर घूमने गए थे। ऐसे ही एक विक्टिम नेपाल से थे, सुदीप न्यूपड़े। इसके अलावा IAF, IB और नेवी के ऑफिसर्स। अरुणाचल से आए हुए इंडियन एयरफोर्स कॉर्पोरल तागे हेलियांग। इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेक्शन ऑफिसर मनीष रंजन, जो LTC लेकर बिहार से यहाँ घूमने आए थे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। हरियाणा के 26 साल के इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, केवल 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। ये अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने आए थे, एक ऐसा हनीमून जिसके बाद इनकी पत्नी वापस विधवा होकर लौटी। एक वीडियो में इन्हें कहते हुए सुना गया कि अपने पति के साथ भेलपूरी खा रही थी कि तभी एक आदमी आया, उसने कहा कि शायद ये मुस्लिम नहीं है, और ये कहते ही उसने तुरंत गोली मार दी। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कुछ ऐसा ही कहा पुणे की HR प्रोफेशनल असावरी ने। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने दूर से आतंकियों को फायरिंग करते हुए देखा तो उनका परिवार सुरक्षा के लिए पास के एक टेंट में चला आया, लेकिन आतंकी वहां भी आ गए। उनके फादर को इस्लामिक वर्स रिसाइट करने के लिए कहा और जब वो नहीं कर पाए तो उन्हें सीधा गोली मार दी। मदद के लिए वहां कोई नहीं था, ना पुलिस ना आर्मी। जो लोग उन्हें वहां खच्चर पर लेकर आए थे, उन्होंने असावरी, उनकी माँ और एक फीमेल रिलेटिव को रिटर्न जर्नी में मदद की। तो बहुत सारे घोड़े वालों ने भी मतलब घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंधे पे उनको उठाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। बाद में करीब 20 मिनट बाद इंडियन आर्मी वहां पहुंची और उन्हें रेस्क्यू किया। पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप लश्कर ए तैयबा के एक शैडो ग्रुप TRF ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है। TRF का फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंस फ्रंट। 2 साल पहले जब TRF ने कश्मीर के पत्रकारों को धमकियां दी थी, तब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसे UAPA के अंतर्गत एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया था। इस टेरर ग्रुप के मेंबर शेख सज्जाद गुल को भी UAPA के 4थे शेड्यूल के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया गया था। एक इंटेलिजेंस असेसमेंट के मुताबिक ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी भी इसके साजिशकर्ताओं में से एक है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि इनिशियल प्रोब के अनुसार 4 से 6 आतंकी थे जिन्होंने यह हमला किया। आई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स के आधार पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने अटैक करने वाले 3 पाकिस्तानियों के स्केच भी रिलीज कर दिए हैं। एक सरकारी सोर्स ने द हिंदू को बताया कि हमलावरों में से 2 ऐसे कश्मीरी युवाओं के होने का शक है जो 2018 में पाकिस्तान चले गए थे। अनंतनाग का आदलगुरी और पुलवामा का एहसान। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इन्होंने रिसेंटली पाकिस्तानी आतंकियों के साथ इन्फिल्ट्रेशन की
और इनके मूवमेंट के बारे में कुछ इनपुट्स मौजूद थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में राजशेखर झा की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया कि पहले से इनपुट्स थे कि अप्रैल के पहले हफ्ते में आतंकियों ने कुछ होटलों का पूर्व परीक्षण किया था, इसलिए कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गया। इससे दोस्तों पुलवामा हमले की याद आती है। जून 2019 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया था कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। बाद में फ्रंटलाइन की एक इन्वेस्टिगेशन ने भी ये रिवील किया था कि 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। ये बता रहे थे कि कोई किसास हमला हो सकता है, यानी बदला लेने के लिए स्ट्राइक हो सकती है। पुलवामा हमले के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मुदासिर अहमद खान को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड पाया गया। उससे रिलेटेड भी 2 इंटेलिजेंस इनपुट्स पहले से ही मौजूद थे। 24 जनवरी 2019 के इंटेलिजेंस इनपुट में बताया गया था कि कुछ आतंकियों ने मुदासिर अहमद खान को रिपोर्ट किया आने वाले दिनों में एक फिदायीन हमला करने के लिए। ये ग्रुप शाहिद बाबा ग्रुप के साथ कांटेक्ट में है। ये वही ग्रुप था जिसका मेंबर था पुलवामा हमले का बॉम्बर आदिल अहमद दार। 25 जनवरी के दिन का जो इंटेलिजेंस इनपुट था उसमें मुदासिर अहमद खान की लोकेशन की जानकारी थी। बोल्ड लेटर्स में यह बताया गया था कि 4 फॉरेन मर्सनरीज के साथ मुदासिर खान को स्पॉट किया गया है मिदुरा और लाम त्राल विलेजेस में। इस इनपुट में भी कहा गया था कि एक अटैक की प्लानिंग चल रही है जो अवंतीपोरा या पंपोर में किया जा सकता है। ये इलाके पुलवामा से केवल 16-17 किलोमीटर दूर है। इमेजिन करो दोस्तों, पुलवामा हमले से पहले भी मुदासिर एक नॉन आतंकवादी था जो 2017 में सीआरपीएफ कैंप पर हुए अटैक के कनेक्शन में वांटेड था। 12 फरवरी के एक इनपुट को तो मार्क किया गया था टॉप सीक्रेट, मैटर मोस्ट अर्जेंट। इसमें एक ट्विटर हैंडल शाह GET 313 के बारे में जानकारी थी कि इसे पाकिस्तान के जैश मोहम्मद हैंडलर्स चला रहे हैं। इसने हिंट दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के रूट पर IED ब्लास्ट कैरी आउट किया जा सकता है। साथ में एक वीडियो भी था जिसमें IED ब्लास्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। 13 फरवरी के इंटेलिजेंस इनपुट में भी ऐसी ही एक फाइनल वार्निंग थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों 2500 से ज्यादा जवानों को एयरलिफ्ट नहीं करवाया गया। इकट्ठे ही एक ही कॉन्वॉय में भेज दिया गया और सीआरपीएफ के फॉर्मर IG ने बाद में इसे लेकर एतराज भी जताया था। 2547 को भेजना और 78 व्हीकल्स एक कॉन्वॉय में लगाना, वो मुझे लगता है टेक्निकली ठीक नहीं। सोच कर देखो दोस्तों, इतने डिटेल्ड इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद भी पुलवामा हमला हो गया। कैसे हुआ? सवाल ये उठता है। मुझे तो पता नहीं, क्या आपको पता है? अगर मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, तो किससे पूछना चाहिए कि चूक कहाँ हुई? मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, घुसपैठ भी आतंकवादियों के रूप में आते हैं। आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, BSF सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? कोई भी समझदार इंसान, कोई भी समझदार बच्चा तक ये समझ सकता है कि देश की सुरक्षा चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी है। तो सवाल उसी से पूछा जाना चाहिए। दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में कहा था कि नोटबंदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। तो सवाल ये उठता है कि आतंकी हमले रुके क्यों नहीं उसके बाद? सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की ही बात करें हम तो देखो, नवंबर 2016 में हुआ नागरोटा आर्मी बेस अटैक, जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा अटैक, फरवरी 2018 संजूवन मिलिट्री स्टेशन अटैक, फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, मार्च 2019 जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड ब्लास्ट, जून 2019 अवंतीपोरा में इंडियन पैरामिलिट्री पुलिस पर अटैक, 2023 पूंछ राजौरी अटैक, 2024 रियासी अटैक और अब 2025 पहलगाम अटैक। एक के बाद एक आतंकी हमले हुए जा रहे हैं और देश की मीडिया में हिम्मत नहीं है सरकार से सवाल करने की। ये सिर्फ 2014 से पहले होता था कि मीडिया द्वारा सरकार से सवाल पूछे जाते थे। फिल्में भी आप देखोगे, अ वेंचने जैसी फिल्में बनाई जाती थी जिनमें सरकार से आतंकवाद पर सवाल पूछे जाते थे। इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। आप लोग सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह के पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा घर से बाहर निकले तो बेखौफ घूमे, कहीं भी, कभी भी, ट्रेन में, बस में, कहीं भी। उस जमाने में जनता मिलकर प्रोटेस्ट करती थी और नेता अपनी गलती मानते हुए इस्तीफा भी दे देते थे। जैसे कि मुंबई के 26/11 अटैक के बाद होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल ने पब्लिक डिमांड के चलते हुए इस्तीफा दिया था और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने भी इस्तीफा दिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्तीफा देकर उन्होंने कोई महान काम
कर दिया। बात यह है कि किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में ये एक बेसिक बात है और अब उस बेसिक कॉमन सेंस को हमारा देश खो चुका है। अब इस नए भारत में अर्नब गोस्वामी जैसे नमूने को देखिए। अर्नब गोस्वामी इस पहलगाम अटैक के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेवार ठहरा रहा है। There was no need, in my view, for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 abrogation was valid or not. It was a waste of time because, with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. ये वही नमूना है जिसकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी और जिसने पुलवामा हमले के बाद व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा था, दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। पुलवामा अटैक के बाद सबसे पहले कवरेज कर लेने का ये जश्न मना रहा था। गोदी मीडिया एंकरों से इतनी सिंपल बात नहीं पूछी जा रही कि जिस जगह इतने सारे टूरिस्ट जमा थे वहाँ प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। आज तक चैनल के कॉरेस्पॉन्डेंट ने ये कहने की कोशिश की तो उनकी बात को बीच में ही काट दिया गया। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहाँ पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बल की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है। ये सवाल एक बच्चा तक पूछ रहा है। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। दोस्तों, अब 10 दिन पहले की ये रिपोर्ट देखिए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि आर्मी में ऑफिसर्स का करंट नंबर है 42,095, जबकि ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ है 50,538। देश में करीब 8,400 आर्मी ऑफिसर्स की कमी है और 92,400 सोल्जर्स की। कुल मिलाकर आर्मी में 1 लाख से ज्यादा आर्मी पर्सनल की शॉर्टेज है। इस शॉर्टेज की वजह से सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा रहा है पहले से ज्यादा रेट पर। सवाल ये उठता है कि ये शॉर्टेज क्यों है। मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप इस अगस्त 2022 की द टेलीग्राफ की ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ लिखा है कि कोविड के 2 सालों में आर्मी की कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, इसीलिए आर्मी में 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स की कमी है। और अब इस रिपोर्ट की हेडलाइन देखिए, अगले 3 साल में आर्मी स्ट्रेंथ को 2 लाख से कट करने का प्लान। क्या सेंस बना इस बात का? एक मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने कहा कि आर्मी अपनी ट्रूप स्ट्रेंथ का रैशनलाइजेशन कर रही है। इसे सैलरी और पेंशन का खर्च कम करने के अटेम्प्ट के रूप में देखा जा रहा है। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार आर्मी ऑफिसर्स की सैलरी और पेंशन पर पैसे बचाना चाह रही है और इसलिए इनकी ट्रूप स्ट्रेंथ कम करने का प्लान। विनय नारवाल की बहन ने हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी के आगे रोते हुए कहा कि उनके भाई 1.5 घंटे तक जिंदा थे। अगर वहाँ आर्मी होती तो उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन कोई नहीं आया, वहाँ कोई नहीं आया। वहाँ पे 1.5 घंटा वो जिंदा था, कोई नहीं आया वहाँ पे। आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया। कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई पुलिस नहीं। जरा मोटा नेता आ गए, कोई वीआईपी में 500 हेलीकॉप्टर। गोदी मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं। कश्मीरी पंडित अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए 300 से ज्यादा दिन तक स्ट्राइक पर बैठे रहे, लेकिन कोई खबर तक नहीं आई। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी सेठ और उनके परिवार के लिए हाईएस्ट लेवल का Z+ सिक्योरिटी कवर है। इसमें कुल 55 सिक्योरिटी पर्सनल है, जिनमें से 10 से ज्यादा हाईली ट्रेन्ड NSG कमांडोज हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुकेश के बेटे अनंत की घड़ी की कीमत 60 करोड़ से ज्यादा की है। नीता अंबानी की नेकलेस की कीमत 500 करोड़ की है। शादी में खर्च हुआ 5,000 करोड़ से ज्यादा, लेकिन सिक्योरिटी में इन्हें चाहिए सरकारी खर्चे पर ट्रेन किए गए हाईली ट्रेन्ड NSG कमांडोज, हम लोगों के टैक्स के पैसे पर ट्रेन किए गए NSG कमांडोज। गोदी मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। इनके सेठ और देश के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को यहाँ पर Y+ Z+ सिक्योरिटी कवर्स मिल रहे हैं। मुझे मुकेश अंबानी और सेलिब्रिटीज के सिक्योरिटी कवर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि VIP नेता, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स देश के लिए जरूरी है, इसलिए उनके लिए ज्यादा सिक्योरिटी कवर जस्टिफाइड है। लेकिन पहलगाम में जो आम इंसान मारे गए वो भी तो अपने परिवार के लिए उतने ही जरूरी है ना। उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके माँ बाप के लिए तो वही दुनिया है। सवाल यहाँ पर यह है कि आम लोगों की ही जान इतनी सस्ती क्यों है। कभी ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कभी भगदड़ में, कभी होर्डिंग गिर जाती है तो कभी पुल टूट जाता है, कभी किसी की पोर्श या लैम्बोर्गिनी गाड़ी के नीचे आके मारे जाते हैं या सड़क पर मैनहोल में गिर जाते हैं, तो कभी आतंकी हमले में मारे जाते हैं। आम लोगों की सिक्योरिटी की बात हो तो सरकार आर्मी ट्रूप्स के सैलरी और पेंशन की चिंता करने लगती है। अलग अलग स्टेट्स की पुलिस को ही देख लीजिए, कितनी ओवरवर्क्ड है। बार बार पुराने वीडियोस में मैंने इसकी बात करी है। पुलिस की संख्या डबल करने की जरूरत है देश में। पुलिस को ज्यादा ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है ताकि देश में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो सके, देश के लोगों को सुरक्षा मिल सके, लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर का तो इस नए भारत में इतना बड़ा मजाक बन गया है कि क्या ही बताऊं। हर दूसरे दिन
दिन एक नया वीडियो सामने आता है, सड़क पर किसी को मारा पीटा जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं करती। गुंडे आकर किसी स्टूडियो को तोड़ चले जाते हैं तो कभी किसी रेस्टोरेंट को, पुलिस वहां देखती रहती है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि इस आतंकी हमले के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छी बात है, पकड़िए उन्हें, जल्दी से सजा दीजिए। लेकिन इसके साथ ही सवाल यह है कि क्या आपकी सरकार के पास कोई भी सोल्यूशन है ऐसे आतंकी हमलों को रोकने का? क्या आपकी सरकार अश्योरेंस दे सकती है कि फिर ऐसा कोई आतंकी हमला नहीं होगा फ्यूचर में? सलमान खान को अश्योरेंस देने के लिए तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे खुद सलमान के घर चले गए थे, लेकिन आम लोगों को ऐसी अश्योरेंस कौन देगा? बात यहाँ यह है दोस्तों कि कोई सरकार यहाँ इतनी जहमत क्यों उठाएगी किसी सोल्यूशन के लिए, जब गोदी मीडिया के जरिए सरकार के सभी फेलियर्स को अचीवमेंट्स के तौर पर दिखाया जा रहा है। टीवी पर क्या चल रहा है? सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ भारत लौट रहे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई अड्डे पर ही बुलाई बैठक। इन थंबनेल्स को देखिए, गुस्से में मोदी, ऑर्डर से पूरी दुनिया हैरान, सेना को दे डाली खुली छूट, ठोकना शुरू। जो ब्रेन वॉश लोग इस सब में यकीन करते हैं, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में अलग ही दुनिया बना रखी है, एक ऐसी दुनिया जहां पर धरती मोदी के अराउंड चक्कर लगाती है। खैर, अपने मुद्दे पर वापस आए। जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस अटैक को अंजाम देने वाले जानवर हैं, इनह्यूमन हैं, कंटेम्प्ट के लायक हैं। उनकी निंदा करने के लिए कोई शब्द काफी नहीं। उन्होंने विक्टिम्स के परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। कश्मीर में लोगों ने शोक मनाने के लिए बंद लगाया, किसी ने एकता दिखाने के लिए मार्च की तो किसी ने कैंडल लाइट मार्च निकाली। कश्मीर के बाहर जमायत उलेमा ए हिंद जैसी प्रोमिनेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने टेरर अटैक को कंडेम किया। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि शुक्रवार की नमाज के समय 5.5 लाख मस्जिदों से स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर मैसेज दिया जाएगा। विक्टिम्स के लिए प्रार्थना की जाएगी। भारत के बाहर यूएई, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश और कतर जैसे कई सारे मुस्लिम देशों ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। देश के आम मुसलमानों ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर अपना विरोध जताया है। ये अच्छी बात है कि लोग आपस में रिलीजन के नाम पर ना बटें और इस तरह आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करें, क्योंकि ये सभी आतंकवादी यही तो चाहते हैं कि भारत में धार्मिक नफरत फैले, लोग एक दूसरे से लड़े और हमारा देश टूट जाए। लेकिन क्या कोई भी देशभक्त ऐसा चाह सकता है? कभी भी नहीं। कोई भी देशभक्त यही चाहेगा कि मेरा देश मजबूत रहे, अखंड रहे। देशभक्त तो एक ही नारा बोलेंगे, भारतीय एकता जिंदाबाद। आप भी इस यूनिटी के संदेश को कमेंट्स में लिखिए अगर आप इससे एग्री करते हैं तो। मुझे बस ये बात नहीं समझ में आती कि बीजेपी वालों को इस नारे से इतना करंट क्यों लग जाता है। मैं चैलेंज देता हूँ सभी बीजेपी के नेताओं को, अपने सोशल मीडिया पर लिखकर दिखाओ, भारतीय एकता जिंदाबाद। मुझे लगता नहीं कि इनमें से ज्यादा नेता ये लिखने की हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि इन फर्जी राष्ट्रवादियों को नफरत फैलाने से फुर्सत मिले तभी तो राष्ट्रीय एकता की बात करेंगे ये। मृतकों की अस्थियां ठंडी भी नहीं हुई थी कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल ने ये बेहद ही भद्दा पोस्ट किया। एक गिबली स्टाइल इमेज जिस पर कैप्शन लिखते हैं, धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखेंगे। इंडिया टुडे की बीजेपी छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल ने ये बेहद ही भद्दा पोस्ट किया। एक गिबली स्टाइल इमेज जिस पर कैप्शन लिखते हैं, धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखेंगे। इंडिया टुडे की पत्रकार प्रीति चौधरी ने इस पर तंज कसते हुए कुछ ऐसा लिखा कि किसी ट्रेजेडी का फायदा उठाने के लिए कोई समय ज्यादा जल्दी नहीं है। इस पोस्ट से दो बातें साफ दिखती हैं। पहला ये कि जातिवादी अत्याचारों को लेकर ये कभी कोई समाधान नहीं करने वाले, क्योंकि समाधान निकालने के लिए समस्या को स्वीकार करना पड़ता है। इनसे जरा पूछकर देखो कि आज तक कितने ब्राह्मण, राजपूत या बनियों की बारात में उन्हें घोड़ी पर बैठने से रोका गया है। हमेशा दलितों को ही क्यों मारा पीटा जाता है, इसको लेकर इतने सारे न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जाति देखकर ही मारा जाता है ना। दूसरी बात इस पोस्ट से पता चलती है कि बीजेपी वाले देश में धार्मिक नफरत फैलाते रहेंगे। ये आतंकवादियों का जो एजेंडा है देश को तोड़ने का, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाने का, देश को सिविल वॉर की कगार पर ले जाने का, यही एजेंडा बीजेपी के लोग भी फॉलो करते हैं। चारों तरफ आप इन लोगों की पोस्ट देखोगे सोशल मीडिया पर, सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स। ये चाहते हैं सभी हिंदुओं के अंदर डर बैठे, आतंकवादियों से नहीं बल्कि अपने देश के मुसलमानों से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। ये चाहते हैं सभी मुसलमानों के अंदर डर बैठे, आतंकवादियों से नहीं बल्कि अपने देश के हिंदुओं से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि आप इन्हें डर के मारे वोट दो। यही कारण है दोस्तों कि 2014 के बाद से परपेचुअली हिंदू खतरे में रहा है। चारों दिशाओं से साल भर साल, महीने भर महीने यही हिंदू खतरे में है का नैरेटिव आपको सुनाया जाता है। हैरान हो जाएंगे, इस रिपोर्ट के मुताबिक The Muslim population has gone up by 43+%. 43% बढ़ी है। The Hindu population has gone down in an equal period by 7.82%. 8%.
कम हुई है। Think about this. It's crazy. एक साजिश चल रहा है भारत को गजवाए हिंद करने का, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। जबकि 2014 से पहले इसकी आपको कोई बात भी कहीं सुनने को नहीं मिलती थी। सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये देश में हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। और बीजेपी के जैसे ही कट्टरपंथी नफरती एलिमेंट्स मुसलमानों में भी हैं दूसरी साइड पर। ऐसे मुसलमानों को आप यहाँ देख सकते हो, जब हमले की खबर आती है पोस्ट पर ये हंसने वाले रिएक्शन देते हैं। ये लोग चाहे सुधरे या ना सुधरे, लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, आप जो आम हिंदू, आम मुस्लिम, आम सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, राजपूत हो या दलित हो, चाहे हरियाणवी हो या मराठी हो, एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि हिंसा चाहे धर्म, जाति, भाषा या किसी भी और आधार पर हो, हिंसा चाहे जो भी करे, हर एक हिंसा की किसी अगर मगर के बिना आलोचना करे। चाहे वो पहलगाम का आतंकी हमला हो या पैलेस्तीन में लोगों का मारे जाना, चाहे वो जातिवाद के नाम पर हिंसा हो या मराठी ना बोलने पर, कन्नड़ा ना बोलने पर लोगों को मारा पीटा जाना, हर एक हिंसा हमारे देश में दीमक की तरह है। नफरती आतंकी लोग आप लोगों को भड़काएंगे कि उन लोगों ने ये किया वो किया, लेकिन भड़कना नहीं है। ये अस वर्सेस देम, यानी हम लोग वर्सेस वो लोग। इस जहरीले प्रोपेगेंडा से बाहर निकलना है। हम भारत के लोग, हमारी डिमांड है कि इन सभी क्रिमिनल एलिमेंट्स, टेरर एलिमेंट्स को जेल में डाल दिया जाए, इन्हें सजा दी जाए। और जो बाकी लोग हैं, हमें साथ में रहना है, देश में शांति और तरक्की लेकर आनी है। इसलिए जोर से कहिए, भारतीय एकता जिंदाबाद। इस आतंकी विचारधारा के खिलाफ, देश को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय एकता जिंदाबाद। जय हिंद।